तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे मेडिसिन का। तो मेडिसिन में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले एक होता है कंडक्टिंग सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है? ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहाँ तक होता है कंडक्टिंग सिस्टम। एक होता है मतलब क्या, सबसे पहले अपने को पता है नोज होता है, फारिंग्स होता है, लरिंग्स होता है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। देन तो नोज लीड टू फारिंग्स लीड टू लरिंग्स। उसके बाद क्या होता है, लरिंग्स लीड्स टू ट्रैकिया लीड्स टू ब्रोंकस लीड्स टू ब्रोंक्यूल। कौन सा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल और टर्शियरी ब्रोंक्यूल लीड टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल लीड टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल लीड टू एल्वियोलाई डक्ट लीड टू एल्वियोलाई। तो बेसिकली ये तो क्या हो गए, अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये पूरे जो होते हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। उनमें से ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसिनस बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं अपने, ये क्या होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी यूनिट। ये रेस्पिरेटरी यूनिट है। तो रेस्पिरेटरी यूनिट मतलब क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई, ये अपने रेस्पिरेटरी यूनिट है। और ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये अपने क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं अपने कंडक्टिंग यूनिट। मतलब यहाँ से एयर कंडक्ट होगी। और रेस्पिरेटरी यूनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एयर एक्सचेंज होती है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखनी है। तो रेस्पिरेटरी यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसिनस बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और उसके बाद एल्वियोलाई डक्ट और क्या होता है? एल्वियोलाई सैक। तो ये तीन चीज़ें आती हैं। तो एल्वियोलाई सैक, तो जैसे मैं बताऊं तो ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये क्या हो गया अपने? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गया, एल्वियोलाई डक्ट हो गया, एल्वियोलर सैक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। O2 ब्लड वेसल में जाएगी और CO2 यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग लंग्स देखते हैं। तो जो लंग्स होता है, ये तो अपना बता दिया, ये ट्रैकिया हो गया। ये ब्रोंकस मेन ब्रोंकस है। उसके बाद ये जो यहाँ पे लंग्स होता है, राइट लंग में तीन लोब होते हैं। अपर राइट लोब, मिडल राइट लोब, लोअर राइट लोब। और यहाँ पे दो होते हैं, अपर और लोअर। तो यहाँ पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फीचर और ऑब्लिक फीचर, दो फीचर होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं तीनों लोब को। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस होता है ना, वो कहाँ पे होता है? अपना राइट लंग में। क्यों होता है राइट लंग में? क्योंकि जो राइट लंग होती है, उनमें जो ये ब्रोंकस होता है ना, वो सबसे पहले वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, उसके बाद ये हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से, तो अगर यहाँ पे लंग बनाऊँ तो लंग में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस, कौन से लंग में ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस है? कौन से लंग में? राइट लंग में। और स्ट्रेटर होता है, ये स्ट्रेटर। तो शॉर्टर, वाइडर, स्ट्रेटर, इसी के लिए यहाँ पे लंग में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो मतलब अगर किसी को मैं बोलूँ TB राइट लंग में होने का ज़्यादा चांस है कि लेफ्ट लंग में, तो आंसर क्या होगा? राइट लंग में। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोंकस होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, वो क्या होता है? राइट प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है? शॉर्टर, वाइडर और स्ट्रेटर होता है। ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी सी बात करेंगे PFT की। देखो PFT का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। या फिर इसी को हम लोग स्पायरोमीटर बोलते हैं, स्पायरोमीटर। तो देखो स्पायरोमीटर जो होता है बेसिकली, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं ब्लो करने के लिए और उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको अगर हमको समझना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है,
तो टाइडल वॉल्यूम क्या मतलब क्या होता है, पेशेंट कितना सांस लिया, मतलब कोई बंदा कितना सांस लिया और कितना सांस निकाला नॉर्मल सिचुएशन में, वो होता है 500 ml। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, मतलब एक्सपिरेशन के समय भी 500 ml, इंस्पिरेशन के समय भी 500 ml। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो बंदे ने क्या किया, पहले टाइडल वॉल्यूम मतलब सांस अंदर लिया, अब सांस नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद वो मैक्सिमम और कितना सांस अंदर ले सकता है, मतलब फोर्सफुली और कितना सांस अंदर ले सकता है, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या, उसने टाइडल वॉल्यूम 500 ml सांस लिया नॉर्मली, और उसके बाद 500 ml के साथ और कितना सांस वो एडप्ट कर सकता है और कितना सांस वो ले सकता है फोर्सफुली, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना होता है, तो 3100 होता है, जो कितना होता है 3100। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सांस निकाला, मतलब टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल 500 ml सांस निकाला, उसके ऊपर से और कितना सांस निकाल सकता है, उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 1200 ml। ये हो गया। अब एक होता है फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, या फिर होता है वाइटल कैपेसिटी बोल दूँ, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये कितना होता है अपना 4800 ml। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सब ml में। इसका फोर्स वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कोई बंदा इंस्पिरेशन के बाद, मतलब उसने सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, फिर उसने डीप इंस्पिरेशन किया, इसको थोड़ा सा इधर बता रहा हूँ, फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, उसने या फिर वाइटल कैपेसिटी, उसने मतलब क्या, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, नॉर्मल सांस लिया, फिर उसने डीप इंस्पिरेशन किया, मतलब उसका मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसके बाद वो कितना मैक्सिमम सांस निकाल सकता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको टोटल मिला देंगे तो कितना आता है 4800। ये कितना 500 ml, ये कितना होता है 3100 ml, ये कितना होता है 1200 ml। तो मतलब क्या, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन कोई अलाइव पर्सन कितना सांस बाहर फेंक सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें तीनों चीज़ आ गई। तो 4800 ml होता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब देखो ये तो हो गया। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी में मतलब अब हम लोग स्पायरोमेट्री हम लोग देख रहे हैं, तो जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है FVC, अब इसी में होता है FEV1, मतलब क्या, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1। मतलब इसका मतलब बता रहा हूँ कि सपोज अगर मैं इसको ले लूँ, 4.8 लीटर होता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो अगर इसको मैं सपोज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ले सकता हूँ, 5 लीटर ले लिया, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर, तो क्या होता है 5 लीटर, तो ये हो गया, ये बेसिकली, हाँ ये हो गया। तो देखो ये 5 लीटर हो गया। तो देखो क्या होता है कि ये 5 लीटर मैंने ले लिया, 4800 ml होता है, ये 4800 ml होता है, तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ले लिया। तो इस 5 लीटर में से, स्पायरोमेट्री में क्या होता है, इस 5 लीटर में से अगर कोई बंदा 1 सेकेंड के अंदर 80% जो होता है, 80% क्या करे, ब्लो कर दे, इस 5 लीटर में 80% निकाल दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो स्पायरोमेट्री नॉर्मल है। विद इन 1 सेकेंड इस 5 लीटर में से वो 80% निकाल दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पायरोमेट्री नॉर्मल है। मतलब कितना निकालेगा वो, उसके लिए 4 लीटर, तभी तो जाके 80% होगा। तो मतलब कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो मतलब होती है 5 लीटर, और उसमें से अगर 5 लीटर में से कोई बंदा विद इन 1 सेकंड 4 लीटर निकाल दे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। तो मतलब वो नॉर्मल हो गया, वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। पर अगर मैं बोलूँ कोई बंदा फोर्स वाइटल कैपेसिटी है और FEV1 है, तो कोई बंदा विद इन 1 सेकेंड में 5 लीटर में से सिर्फ 3 लीटर निकाल रहा है विद इन 1 सेकेंड में, तो ये क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 80% नहीं रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज होगा, कितना यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 60%, तो ये अब नॉर्मल हो गया। मतलब क्या, अगर किसी का स्पायरोमेट्री FEV1 अपॉन FVC ये जो है ग्रेटर देन 80% है या फिर इक्वल टू 80% है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल है। अगर कोई बंदा FEV1 अपॉन FVC लेस देन 80% है, तो ये क्या है, अस्थमा हो सकता है या फिर COPD हो सकता है, अदर COPD हो सकता है। जैसे अदर COPD मतलब क्या हो गया, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसको एम्फाइसेमा हो सकता है, उसको एम्फाइसेमा या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे बात करते हैं हम लोग।
अब देखो अभी हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग को स्टेजिंग ऑफ अस्थमा देखना ना, स्टेज ऑफ अस्थमा, स्टेज ऑफ अस्थमा। स्टेज ऑफ अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एक होता है माइल्ड इंटरमीडिएट, माइल्ड परसिस्टेंट, उसके बाद क्या होता है मॉडरेट परसिस्टेंट, उसके बाद क्या होता है सीवियर परसिस्टेंट। तो इसमें एक डे में सिम्टम दिखेगा, एक नाइट में सिम्टम दिखेगा, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं FeV1 अपॉन FVC, FeV1 अपॉन FVC का कितना परसेंट रहेगा ये। तो और यहाँ पे एक चीज़ें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट लेते हैं, PEFR, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। अभी मैं इसको बताऊँगा, अभी इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि माइल्ड इंटरमीडिएट में डे में जो सिम्टम रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 2 पर वीक, लेस देन 2 पर वीक। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा नॉर्मली इधर पर सबसे पहले देखते हैं, इधर पे देखो सबसे पहले माइल्ड में हम लोग देखते हैं, माइल्ड में जो डे में सिम्टम रहेगा, डे में क्या रहेगा लेस देन 2 पर वीक, मतलब ब्रेथलेसनेस वाला सिम्टम लेस देन 2 पर वीक। नाइट में सिम्टम जो रहेगा, नाइट में क्या रहेगा लेस देन 2 और इक्वल 2 पर मंथ। और यहाँ पे जो अपना ए रहेगा FeV1 अपॉन FVC, ये अपना नॉर्मल रहेगा, 80% रहेगा, ये ग्रेटर देन 80% रहेगा। पर यहाँ पे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ये क्या रहेगा, इसमें 20% वेरिएबिलिटी आएगी। मतलब पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, कोई बंदा कितनी तेज़ी से फूंक मार सकता है। तो सपोज अगर उसको 5 मीटर तक फूंक मारने का है तो 5 मीटर नहीं मार पाया, ये सपोज यहीं तक मार सकता है, मतलब 20% वेरिएबिलिटी आई उसमें, उसको बोलते एबनॉर्मल है वो। ये हो गया। देख ये माइल्ड परसिस्टेंट, माइल्ड ये क्या था, माइल्ड इंटरमीडिएट था, सॉरी माइल्ड इंटरमीडिएट। अब हम लोग देखते हैं माइल्ड परसिस्टेंट। तो माइल्ड परसिस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, डे सिम्टम। तो डे सिम्टम में क्या होगा, ग्रेटर देन 2 पर वीक, ग्रेटर देन 2 पर वीक। और नाइट सिम्टम बताऊं तो नाइट सिम्टम क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 2 पर मंथ, बहुत ईजी है, वो मंथ में हो जाएगा, नाइट वाला मंथ में कर देने का और इसको 2 बढ़ा देने का, मतलब इसको इंक्रीज कर देने का। उसके बाद नाइट सिम्टम हो गया, डे सिम्टम हो गया। उसके बाद अपना क्या आएगा, FeV1 अपॉन FVC। ये बेसिकली क्या होता है, FeV1 अपॉन FVC, ये बेसिकली ये भी क्या रहेगा, ये भी इसमें ग्रेटर देन 80% रहेगा, नॉर्मल रहेगा ये। पर इसमें PEFR यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 20% वेरिएबिलिटी रहेगी, ग्रेटर देन 20% वेरिएबिलिटी रहेगी, पर लेस देन 30% रहेगी वेरिएबिलिटी। ये अपने को याद रखना है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया माइल्ड परसिस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं मॉडरेट परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट। तो मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या हो गया, सबसे पहले डे सिम्टम, नाइट सिम्टम, FeV1 अपॉन FVC। उसके बाद क्या हो गया अपना PEFR। तो सबसे पहले डे सिम्टम में क्या रहेगा, सबसे पहले कि यहाँ पे डे सिम्टम यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस सिम्टम आएंगे, और जो यहाँ पे नाइट में रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली ग्रेटर देन 1 पर वीक, रहेगा सिम्टम। और ये क्या रहेगा, लेस देन 80% रहेगा ये। और PEFR यहाँ पे 30% वेरिएबिलिटी आएगी, अब हम लोग देखते हैं अपना कि सीवियर परसिस्टेंट। तो सीवियर परसिस्टेंट में क्या होगा, डे सिम्टम होगा। तो नाइट सिम्टम क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये भी फ्रीक्वेंट होगा, नाइट सिम्टम भी फ्रीक्वेंट होगा, लगातार उसको आएगा। और उसके बाद यहाँ पे FeV1 अपॉन FVC, ये क्या होगा, लेस देन 75% होगा। तो यहाँ पे देखो ये बदल गया, लेस देन 75% हो गया। और PEFR ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 30% वेरिएबिलिटी आएगी, अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जो सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अस्थमा। तो बेसिकली हम लोग अस्थमा देखते हैं। तो देखो अस्थमा में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। तो ये बेसिकली इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, किसकी है बेसिकली, ये
ट्रैकिया एंड ब्रोंकस की। ये ट्रैकिया और ब्रोंकस क्या आता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकस का। तो ये हो गया। तो ये बेसिकली ये ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल वगैरह को इन्वॉल्व करता है, ट्रैकिया ब्रोंक्यूल वगैरह को इन्वॉल्व करता है। तो जो बेसिकली इसकी अगर अस्थमा की बात करूँ, मेन ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन, एयरवे का बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन प्लस यहाँ पे म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है एयरवे का। अब यहाँ पे बताऊँ कि तो अस्थमा में बेसिकली क्या रहेगा कि FEV, अभी तो इसके बाद आगे बात करते हैं। अभी अस्थमा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ अस्थमा हम लोग देख रहे हैं, तो देखो अस्थमा, तो सबसे पहले अस्थमा मैंने बता दिया कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है। तो अस्थमा क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है किसका, एयरवे का, एयरवे जो कि ट्रैकिया ब्रोंक्यूल वगैरह को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्स होता है किसका, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, तो इसका हाइपर रिस्पॉन्स होता है। अब मैं बताऊँ बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग को तीन सिम्टम बेसिकली देखने को मिलते हैं, 3 सिम्टम, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायड। तो ट्रायड ऑफ अस्थमा में बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं। एक क्या होगा, उसको कफिंग होगी, ड्राई कफिंग होगी बेसिकली। उसके बाद एक होता है उसमें वीजिंग साउंड आएगा, और एक उसको डिस्निया मतलब ब्रेथलेसनेस होगी। तो कफ, डिस्निया और वीजिंग, ये 3 चीज़ें होती है उसमें। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसकी अस्थमा की। तो अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी, तो देखो पैथोफिजियोलॉजी में यही बेसिकली क्या होता है, एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्लस क्या होता है, म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन होता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बीटा-2 अगोनिस्ट देते हैं, जो कि इसको डायल्यूट कर दे, ब्रोंकस को डायल्यूट कर दे, जैसे सल्ब्यूटामॉल। और अगर मैं बताऊं इसकी म्यूकस और इन्फ्लामेशन में, तो हम लोग यहाँ पे स्टेरॉयड दे देते हैं, जैसे ब्यूडेकॉट। तो इसके लिए स्टेरॉयड दे देते हैं, ब्यूडेकॉट। तो इसका इनहेलर हम लोग दे सकते हैं, या फिर नेबुलाइज़र हम लोग इसमें दे देते हैं। अभी देखो आगे हम लोग देखते हैं। तो जब भी जो मैंने बता दिया, अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब सल्ब्यूटामॉल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्क्यू थेरेपी, और स्टेरॉयड वगैरह देते हैं, हम लोग बोलते हैं कंट्रोल थेरेपी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग तो ये सिम्टम से रिलीफ के लिए हम लोग क्या बताते हैं, एरिजोलर थेरेपी मतलब यही कि हम लोग क्या करते हैं, एरिजोलर थेरेपी मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सल्ब्यूटामॉल रहेगा उसमें, प्लस ब्यूडाकॉट को इसको ट्रीट करते हैं, या फिर इनहेलर के थ्रू या फिर नेबुलाइज़र के थ्रू। तो ये ध्यान रखने का है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। अभी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर देखते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ये देखो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब क्या होता है, पहला होता है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन मतलब सबसे पहले बताऊँगा कैसा प्रेसिपिटेट करता है। तो सपोज कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो आता है, तो क्या होता है, ब्लड में मस्ट सेल होती है। अब मस्ट सेल होती है और यहाँ पे IgE एंटीबॉडी होती है। तो कोई भी वायरस आता है तो एज ए एलर्जेंस काम करता है। कैसे काम करेगा, एज ए एलर्जेंस काम करेगा। तो इसमें क्या होती है, ल्यूकोट्राइन्स होती है मस्ट सेल में, और क्या होती है, इसे ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन वगैरह होती है। तो जैसे ही वायरल आएगा तो ये मस्ट सेल क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी। जैसे IG पे आगे चिपकेगा तो मस्ट सेल ब्रस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, और क्या होगा, और उसके बाद तो ल्यूकोट्राइन्स वहाँ से और हिस्टामिन रिलीज हो जाएंगे। तो यही क्या कराएंगे, इन्फ्लामेशन, और ल्यूकोट्राइन क्या कराता है यहाँ पे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। तो ये तो अस्थमा का अटैक आ जाता है इससे। तो इसी के लिए अभी हम लोग इसमें क्या देते हैं, अभी सपोज हिस्टामिन आया ना, तो एंटी हिस्टामिनिक दे देते हैं, जैसे लियोसिट्राजिन, मोंकोलिकॉस्ट हो गया। और ल्यूकोट्राइन आया तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी हम लोग इसमें दे देते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जैसे क्या हो गया, मोंकेलिकॉस्ट हो गया, मोंकेलिकॉस्ट। तो इसको हम लोग अभी देते हैं। सेकेंड जो होता है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में भी क्या होता है वहाँ पे कि ल्यूकोट्राइन बढ़ जाता है,
वहाँ पे एपिथेलियल से वाटर लॉस होता है, तो यहाँ पे भी ल्यूकोट्राइन बढ़ जाता है। थर्ड एक NSAID होता है। अब NSAID भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से बताता हूँ। NSAID, तो NSAID भी प्रेसिपिटेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है इस्तेमाल को। कैसे करता है, हम लोग जब NSAID ड्रग देते हैं, NSAID ड्रग देते हैं तो क्या करता है बेसिकली, एक कॉग्स होता है और एक लॉग्स होता है। तो कॉग्स किस में कन्वर्ट होता है, PG बनाता है, ये PG रिलीज करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है ये। और लॉग्स क्या करता है, ल्यूकोट्राइन रिलीज करता है। अब NSAID बेसिकली कॉग्स इनहिबिटर होते हैं, मतलब ये कॉग्स को ख़त्म कर देते हैं। अब अगर कॉग्स को ख़त्म कर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो बेसिकली क्या होगा, ल्यूकोट्राइन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा इक्विलिब्रियम, तो ल्यूकोट्राइन अपने आप बढ़ जाएगा, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहाँ पे, तो ये अस्थमा का अटैक बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये हो गया। तो ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लान में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे प्लान करते हैं अस्थमा का बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देते हैं, प्लस हम लोग क्या देते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, एरिजोलर थेरेपी। और उसके बाद हम लोग ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हम लोग देते हैं। एरिजोलर थेरेपी में हम लोग क्या नेबुलाइजर या फिर इनहेलर का यूज करते हैं। याद रखना, किसी को स्टेटस अस्थमेटिक है या फिर किसी को स्टेटस अस्थमेटिक है तो उसमें एक ही ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजर हम लोग देते हैं। स्टेटस अस्थमेटिक में सिर्फ हम लोग नेबुलाइजर देते हैं, ये ध्यान रखने का है। स्टेटस अस्थमेटिक मतलब जो होता है 30 मिनट से लगातार उसको अस्थमा का अटैक चालू है। और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट म्यूकोलिकॉइड देते हैं, इसमें हम लोग मास्ट सेल को स्टेबलाइजर करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये भी हम लोग देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं हम लोग, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, IgE एंटीबॉडी हम लोग देते हैं। तो ये पूरा अपना ट्रीटमेंट प्लान रहता है। तो अभी हम लोग देते हैं अब अस्थमा का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या हो सकता है कि वो माइल्ड इंटरमिटेंट है। सबसे पहले माइल्ड इंटरमिटेंट का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो माइल्ड इंटरमिटेंट में सिर्फ सल्ब्यूटामॉल का MDI चलता है। MDI मतलब मीटर डोज इनहेलर, MDI सल्ब्यूटामॉल का वो चलता है। ये क्या होता है बेसिकली, साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट होता है ये। तो सिर्फ MDI किसका चलता है, मीटर डोज इनहेलर किसका चलता है, सल्ब्यूटामॉल का। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा होता है माइल्ड परसिस्टेंट। तो माइल्ड परसिस्टेंट में क्या ट्रीटमेंट चलता है, सल्ब्यूटामॉल मतलब साबा का MDI चलता है, मीटर डोज इनहेलर प्लस। पर एक इसमें देते हैं एट अटैक, ये कभी होगा एक्यूट में, जब अटैक आएगा तभी हम लोग इसको देते हैं। तो ये बेसिकली SOS होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, जब अटैक आता है तो। और उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग इसमें ब्यूडोकॉर्ड का इनहेलर भी यूज कर देते हैं। ब्यूडोकॉर्ड का MDI मतलब ब्यूडोकॉर्ड मतलब ICS इसको बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है बेसिकली। तो ब्यूडोकॉर्ड का MDI यूज कर लेते हैं। इसको हम लोग 200 mg यूज करते हैं हम लोग, 2 पफ, 2 टाइम, दो बार में इसको हम लोग पफिंग करते हैं 2 टाइम। तो 200 mg का होता है ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देते हैं देन माइल्ड मॉडरेट परसिस्टेंट। तो मॉडरेट परसिस्टेंट में हम लोग क्या होता है, साबा तो चलता ही है, मीटर डोज इनहेलर साबा तो चलता है, प्लस ब्यूडोकॉर्ड का भी MDI चलता है, पर इसमें डोजिंग इंक्रीज हो जाती है, 800 mg होता है इसमें, 2 पफ। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम लोग एक और यूज करते हैं, इस यहाँ पे हम लोग मोंकेलिकॉस्ट भी यूज कर लेते हैं हम लोग, मोंकेलिकॉस्ट। तो मोंकेलिकॉस्ट भी यूज कर लेते हैं, गाइस देखने में सही है कि नहीं, मोंकेलिकॉस्ट यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया। तो नहीं, यहाँ पे मोंकेलिकॉस्ट नहीं यूज करते, यहाँ पे हम लोग लाबा यूज कर लेते हैं, लाबा MDI यूज कर लेते हैं, लाबा MDI मतलब यहाँ पे सल्मेटेरॉल हो गया या फिर फर्मेटेरॉल हो गया, दोनों में से एक का MDI यूज कर लेते हैं। ये हो गया मीटर डोज इनहेलर। अब लास्ट में होता है सीवियर परसिस्टेंट। तो सीवियर परसिस्टेंट में साबा का MDI हो गया, लाबा का MDI हो गया, ब्यूडोकॉर्ड का MDI हो गया, प्लस इसमें हम लोग प्लस माइनस मोंकेलिकॉस्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें मोंकेलिकॉस्ट देते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग मास सेल स्टेबलाइजर दे देते हैं, सब दे देंगे इसमें। प्रेडनिसोलोन दे देंगे, यहाँ पे प्रेडनिसोलोन 20 mg हम लोग दे देंगे, 20 mg BD दे देंगे, मोंकेलिकॉस्ट 10 mg BD दे देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग IgE एंटीबॉडी हम लोग इसमें दे देते हैं। तो ये हो गया। तो ये मैंने पूरा अस्थमा का ये ट्रीटमेंट कैसा होता है इसको मैंने बता दिया। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले माइल्ड इंटरमिटेंट में हम लोग ने क्या दिया, माइल्ड इंटरमिटेंट में सिर्फ
एक्यूट अटैक जब आता है तब हम लोग सिर्फ सल्ब्यूटामॉल का क्या देते हैं, EMDI देते हैं। उसके बाद माइल्ड परसिस्टेंट में क्या होता है, सल्ब्यूटामॉल प्लस ICS मतलब ब्यूडोकॉर्ड का EMDI देते हैं, मीटर डोज इनहेलर। ये कितना होता है 200 mg 2 पफ। उसके बाद अगर मॉडरेट परसिस्टेंट है तो सल्ब्यूटामॉल मतलब साबा प्लस लाबा प्लस ब्यूडोकॉर्ड, इसका हम लोग क्या देते हैं, EMDI देते हैं। पूरा पंप ही चलती है यहाँ पे, इनहेलर दे देते हैं इसका, मीटर डोज इनहेलर। और लास्ट में होता है अपना सीवियर परसिस्टेंट, तो इसमें जो भी ट्रीटमेंट है इसमें सब दे देते हैं, जितना ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है अस्थमा के लिए। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किसी को स्टेटस अस्थमेटिक्स है, मतलब किसी को 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, अस्थमा का अटैक जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 काम करते हैं। एक तो IV हाइड्रोकोर्टिजोन दे देते हैं, IV हाइड्रोकोर्टिजोन, तो IV हाइड्रोकोर्टिजोन हम लोग दे देते हैं, IV हाइड्रोकोर्टिजोन दे देते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेबुलाइज कर देते हैं अस्थलीन के साथ में नेबुलाइज कर देते हैं। तो स्टेटस अस्थमेटिक्स है कोई पेशेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या दे देंगे, IV हाइड्रोकोर्टिजोन देंगे 200 mg IV स्टेट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अस्थलीन हमसे नेबुलाइज करते हैं। अस्थलीन से नेबुलाइज नहीं हुआ तो डिओलिन और ब्यूडोकॉर्ड से हम लोग इसको नेबुलाइज करते हैं। डिओलिन में क्या आ गया अपना, सल्ब्यूटामॉल आ गया और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ गया। उसके बाद हम लोग IV थियोफाइलिन वगैरह से इसको हम लोग वो करते हैं। थियोफाइलिन जो होता है बेसिकली, और डेरिफाइलिन क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। फिर उसके बाद इंजेक्शन एड्रेनलिन दे देंगे। इंजेक्शन एड्रेनलिन से नहीं काम किया तो इंजेक्शन EMG-SO4 दे देंगे। तो इसको एक बार ही देखते हैं इधर पे कि सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, अस्थलीन से नेबुलाइज कर दिया, अस्थलीन से नेबुलाइज किया। फिर हम लोग ने क्या किया, डिओलिन से नेबुलाइज किया, उसको डिओलिन से नेबुलाइज किया। इससे नहीं आराम हुआ तो IV थियोफाइलिन दे दिया, IV थियोफाइलिन से नहीं गया तो इंजेक्शन एड्रेनलिन दे दिया। याद रखना, इंजेक्शन एड्रेनलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्रोंकोडायलेट करता है, इसीलिए हार्ट रेट को मेंटेन रखना है, वहाँ पे मॉनिटर करना है। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन इंजेक्शन EMG-SO4। EMG-SO4 बेसिकली क्या करता है, बेसिकली एक कैल्शियम एगोनिस्ट होता है। तो कैल्शियम एगोनिस्ट होगा तो ब्रोंकस डायलेट हो जाती है, तो मसल रिलैक्स होगी तो ब्रोंकस डायलेट। तो अस्थलीन दिया, फिर डिओलिन दिया, फिर थियोफाइलिन दिया जो कि ब्रोंकोडायलेटर का काम करेगा। फिर यहाँ पे इंजेक्शन एड्रेनलिन दिया, इंजेक्शन एड्रेनलिन के बाद हम लोग EMG-SO4 दिया। तो ये ध्यान रखने का ये हो गया। तो ये पूरा बेसिकली अस्थमा था और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग 2 बीमारी पढ़ेंगे, एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।